नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना यूपीएससी का मेंस होता है उसमें एक पेपर होता है निबंध का। तो निबंध के पेपर में जो कि आप लोग जानते होंगे टोटल एक तरीके से पूरा का पूरा पेपर होता है 250 मार्क्स का। और जो कि आपका सिलेक्शन है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसका निबंध अच्छा हो जाता है मान के चलिए उसका लगभग जो मेंस है वो क्लियर होने की काफ़ी अधिक संभावना रहती है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि निबंध क्या होता है। इसमें टोटल मतलब कि 8 ऑप्शन होते हैं, 8 में से आपको 2 निबंध करने होते हैं, खंड का और खंड खा में से एक एक निबंध करना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कई बार स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर इस पे बात कर लीजिए कि निबंध जो है कैसे लिखें और अपने शब्दों में कैसे लिखें, और काफ़ी 1200 नंबर बल्कि 1200 शब्दों में लिखना होता है। तो इस 1200 शब्दों का निबंध को कैसे आखिर लिखा जा सके ताकि आपके मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकें। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इसी पे बात करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आज के वीडियो में क्या आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैंने कई सोर्स से इकट्ठी की है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है निबंध भी क्या है, लोग सोचते हैं कि निबंध का सिलेबस नहीं है, बस आप अपना कहते हैं कि एक तरीके से जो कंटेंट क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज करते रहिए और आपका जो सिलेबस है उसको पढ़िए, बाकी निबंध अपने आप हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, यूपीएससी ने ऑलरेडी निबंध का एक सिलेबस दिया है। सिलेबस क्या दिया है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि क्या है, विविध विषयों पर क्या दिया है निबंध में, निबंध के सिलेबस में क्या दिया है, विविध विषयों पर विषय पर ही केंद्रित रहें, विचारों को सुनियोजित हो रूप से व्यक्त करें तथा संक्षेप में लिखें, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि निबंध जो है किस प्रकार से होना चाहिए, इसका यूपीएससी ने कंप्लीट क्राइटेरिया दिया है कि इन क्राइटेरिया के आधार पर ही हम क्या अपने निबंध को एक तरीके से मार्क्स को देंगे। तो जैसे कि क्या क्या मैंने मेन पॉइंट दिया है जो कि ऊपर लिख दिया है, क्या होना चाहिए आपका निबंध जो है केंद्रित होना चाहिए, यानी केंद्रित किस पे, जिस टॉपिक को दिया है उसी टॉपिक पर। दूसरा सुनियोजित होना चाहिए, तीसरा संक्षेप में होना चाहिए और प्रभावी और सटीक के लिए क्या है आपको अधिक मार्क्स की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अभी हम लोग डिटेल में पूरा स्ट्रक्चर बात करेंगे कि कैसे आपको अपनी भूमिका लिखनी है, कैसे रूपरेखा, कैसे निष्कर्ष लिखना है, क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई, यानी कि आपको क्या करना है, केंद्रित रहना है अपने विचार जो कहते हैं टॉपिक उस पर, विचारों को केंद्रित करते हुए सुनियोजित करना है। उसके बाद में संक्षेप में देना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही इधर उधर की बात कर रहे हैं या फिर फैला रहे हैं। और उसके बाद में क्या आपको प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए मार्क्स को क्या होगा, इनक्रीज मिलेगा। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्या है, तो आप अपने निबंध को पहले लिखने से पहले किन किन डायमेंशन में आप जा सकते हैं और निबंध का आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं निबंध, अगर आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है कि आपको इस टॉपिक पे निबंध लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है अपना मतलब कि आपको क्या है बहुत सारे डायमेंशन उन पे सोच लेना है कि किन किन डायमेंशन पे आपको क्या निबंध को विस्तारित करना है। जैसे कि आपने निबंध पे क्या कोई टॉपिक सोच लिया, उसके बाद में आपको क्या, जैसे कि आप हिस्ट्री के स्तर पर यानी कि इतिहास के स्तर पर आप क्या उसके बारे में बता सकते हैं, कला है, संस्कृति, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं। उसके बाद में विश्व के इतिहास है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। एक डायमेंशन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। समाज हो सकता है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। व्यवस्था हो गया यानी समाज व्यवस्था, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, गवर्नेंस में इसमें क्या भूमिका है उस टॉपिक पे हम क्या बता सकते हैं। सिविल सेवा में क्या इसकी भूमिका है, कृषि में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, पर्यावरण के सापेक्ष में हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं अगर कोई आपने अगर टॉपिक कवर कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, आपदा प्रबंधन हो गया और एथिक्स, मुख्य रूप से एथिक्स को आप अगर लास्ट में जोड़ेंगे तो भी काम चल जाता है। और उसके बाद में बात होती है कि निबंध का आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे पेपर का पेज ये होता है, तो आपने मान लिया यहाँ से अगर निबंध स्टार्ट किया तो इस प्रकार से पूरा लिखिए और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, अगर आपको पैरा यहाँ पे खत्म हुआ तो अगला पैरा आप यहाँ से नया स्टार्ट करके यहाँ पे करेंगे, तो इससे आपको क्या यहाँ पे गैप मिलेगा, तो इससे आपका निबंध जो होगा देखने में थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। अगली बार में यहाँ पे पैरा अगर खत्म होता है अगला पैरा यहाँ से स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा गैप बीच में देते हुए चलिए। तो इस प्रकार से आपको क्या अपने पेज की फ्रेमिंग करनी है। तो अभी बात आती है कि निबंध को लिखने के बाद में कुछ हितधारकों को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आपने निबंध लिखा उसमें कुछ हितधारकों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर पर्यावरण पे आया तो पर्यावरण पे आया तो पर्यावरण का अगर दुष्प्रभाव होता है तो किस किस पे सबसे अधिक दुष्प्रभाव जो है पर्यावरण का पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से हितधारक होते हैं, SC ST OBC हो गया, या फिर जो अल्पसंख्यक हो गए, महिला हो गए, बच्चे हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, सीमांत किसान जो हो गए वो भी आ जाते हैं। पर्यावरण हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, दिव्यांग हो गए, गरीब हो गए, कमज़ोर हो गया, या फिर बेरोजगार व्यक्ति हैं, इन पे ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी टॉपिक, जैसे अगर मान लेते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा। उसके बाद में क्या पड़ेगा, जो किसान है उस पर पड़ेगा, महिला हैं, बच्चे हैं, जी इन सभी पे पड़ेगा, या फिर वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं जो भी, या फिर कोई बीमारी से ग्रसित है, सबसे अधिक पर्यावरण का प्रभाव किस पे पड़ेगा, उन पर ही पड़ेगा। तो ये सब क्या हितधारकों को आपको ध्यान में रखना है कि इन हितधारकों को ध्यान में रखते हुए अपना एक तरीके से निबंध को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में बात आती है आखिर रूपरेखा कैसी होनी चाहिए निबंध की। तो रूपरेखा में मुख्य रूप से मेल की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है आपकी रूपरेखा में कि आप पहले तो प्रस्तावना लिखें। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि 15 या फिर 10% आपकी क्या प्रस्तावना निबंध का हिस्सा हो। यानी कि अगर आपने जो है कि 10 पेज में निबंध लिखा है तो मान के चलिए
10 पेज का अगर है तो 1 से 1.5 पेज में आपकी क्या प्रस्तावना कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 पेज, इससे ऊपर प्रस्तावना नहीं जानी चाहिए। तो प्रस्तावना, उसके बाद में रूपरेखा में आगे क्या हो जाए हमारा मुख्य विचार। मुख्य विचार मतलब मेन बॉडी क्या होनी चाहिए कि निबंध जो पूछा गया है उसके सारे डायमेंशन आपने अभी जो डिस्कस किए थे वो यहाँ पे आप कवर कर सकें। तो मुख्य विचार में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या, वो 70% के आसपास में आपको क्या मुख्य विचार लिखना है। तो यानी कि 10 से 15% आपकी क्या होगी, भूमिका में आ सकता है। उसके बाद में 70% के आसपास में आपकी क्या एक तरीके से मेन बॉडी जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या निष्कर्ष में फाइनली आप 10 से 15% अपना निष्कर्ष देख सकते हैं। यानी कि 15% भूमिका, 15% निष्कर्ष, बाकी 70% में मुख्य रूप से जो मेन बॉडी है उसको आपको देना है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन रहता। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आप क्या फ्रेमिंग कर लीजिए। आप रफ बार का जो कहते हैं कि पेज होता है उसके लास्ट में आप खोल लीजिए और आपको कंप्लीट डायमेंशन दे दीजिए कि इन डायमेंशन में मुझे क्या क्या लिखना है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं, रफ कार के टाइम पे अगर आपका कोई टॉपिक आ रहा है उसमें आप देख लीजिए कोई कहानी आ रही है, कहानी से हम शुरू कर सकते हैं क्या, कोई कविता मिल रही है क्या, तो कविता से हम क्या शुरू कर सकते हैं क्या, कोई डाटा मिल रहा है, कोई परिभाषा मिल रही है कि जैसे कोई अगर सुशासन आ गया तो सुशासन की वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या परिभाषा होती है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स मिल गया क्या कोई, तो निबंध में क्या आप अगर 10 से 15% इस चीज़ को ही इंक्लूड करेंगे तो आपका निबंध क्या होगा, अच्छा खासा एक तरीके से शुरुआत हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि 3 से 4 पैराग्राफ जो है निबंध के जो है मतलब कि एक तरीके से प्रस्तावना में जाएँ, यानी कि 1 से 1.5 पेज आपके अपनी प्रस्तावना में खर्च कर सकते हैं। बाकी का था मुख्य विचार में मैंने आपको बताया क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। इसकी संभावनाओं के बारे में आपको बताना है कि किन किन संभावनाओं को हम लेके चल सकते हैं। उसके बाद में कारण क्या है, यानी कि अगर कोई समस्या है उसका कारण क्या है, और या फिर कोई उसका समाधान होगा कैसे हो सकता है, मुद्दे इसके क्या क्या हो सकते हैं, चुनौतियाँ उसमें क्या क्या आ सकती हैं, समाधान क्या क्या आ सकते हैं, पक्ष इसमें क्या है, विपक्ष क्या है। बहुआयामी पैराग्राफ आप लिखना है और उसके बाद में फाइनली आपको एक अच्छा सा सोल्यूशन भी देना है। डाटा का यूज़ करेंगे, केस स्टडी का कर सकते हैं, दर्शन इसमें दिखा सकते हैं अपना, और जो भी विद्वान हैं उनकी आप एक तरीके से कहते हैं कि कोट को भी बीच बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में फाइनली आता है अपना निष्कर्ष कैसे लिखना है, जैसे कि आशावादी निष्कर्ष हो गया। उसके बाद में क्या भविष्यवादी होना चाहिए, साथ में कि भविष्य की जो कल्पना है उनको भी बढ़ाते हुए चलना है। और बाद में क्या रचनात्मक होना चाहिए, डाटा फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने क्या करना है, एक तरीके से जो बात है उसको कहते हैं कि प्रूफ करना। लास्ट में फाइनली क्या है, आपको कोई नया विचार वहाँ पे स्टार्ट नहीं करना कि आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। फाइनली जो कंक्लूजन होता है उसमें कोई भी नया विचार को स्टार्ट नहीं करना, लास्ट में क्या समाधान दे देना है बस। अच्छा सा आपका फाइनली जो कंप्लीट निबंध है उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इन प्रकार से अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को करेंगे तो आपका जो निबंध है वो फाइनली एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो निबंध में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि निबंध के लिए कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना महिला से रिलेटेड मैंने कुछ लिख रखा है, तो अगर कुछ आएंगे तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। शिक्षा से रिलेटेड है, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। भाषा है, सिनेमा, अर्थव्यवस्था, युद्ध सामग्री, या फिर जो भी सत्य है, या मीडिया है, श्रम है, जी आप इस तरीके से अपने छोटे छोटे पीस में आप लिख लीजिए एक जगह पे। 10 से 12 भैया आप अगर कोट है या फिर कोई कथन है या फिर कहानी है, कोई भी एक तरीके से शायरी या फिर कविता है, उसको आप लिख सकते हैं अपने निबंध की शुरुआत में, बीच में, या फिर जहाँ पे आपको आवश्यकता हो वहाँ पे। जैसे कि कृषक है उसके लिए आप बता सकते हैं, चेहरा चेहरा डर लगता है, घर बार अब साथ है लगता है, गाँव नरक भोजपुरी का अनुवाद है, धूमिल की कविता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे भी गाँव की दुर्दशा के बारे में बात हो रही है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से धर्म धार्यते इति धर्म, यानी कि धारण करने जो योग है वही धर्म है, महाभारत में कहा गया। धर्म से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो मैंने एक जगह पर लिख लिए थे। और उसी प्रकार से संस्कृत के भी या फिर इंग्लिश के भी आप पठन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको क्या बता दिया कंप्लीट निबंध की आपको कैसे लिखना है, और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी निबंध को एक तरीके से लिखने की। और एक बात और है कि आप क्या अगर पहला ही निबंध लिखने जा रहे हैं तो ये कोशिश मतलब कि कीजिए कि अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। बाकी आप जानते होंगे पहला निबंध लिखेंगे तो मतलब कि सबसे अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आप जो कम से कम 15 से 20 अगर निबंध लिख चुके होंगे तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आ पाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी आप लोग क्या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।